I'm Wilson here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. आज मेरे साथ हैं शिवम शर्मा जो बेसिकली दिल्ली इंडिया से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली वो मूव हुए यूके लिवरपूल में अपनी पीजीसी करने के लिए। तो आज इनसे पूछेंगे कि इनका जो जर्नी है पीजीसी का वो कैसा रहा अब तक और ये बेसिक इंट्रोडक्शन की कब यूके में ये क्यों आए पीजीसी करने, किस चीज़ ने इनको मोटिवेट किया और इंडिया में ये क्या कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच शिवम फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने टाइम निकाला और आप आज मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी द टाइम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरा आपसे मुझे ये बताएं कि आप इंडिया में अभी तक क्या कर रहे थे, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा मेरे व्यूअर्स को। Yeah, sure. But first of all, thanks to you again, because जो भी जर्नी रही है, you have played a very important role in थैंक that, यू। and मैंने हमेशा ये चीज़ acknowledge करी है। तो इंडिया में मैं I started my journey. I did my bachelor's and masters in fine arts from जामिया मिलिया इस्लामिया, और मैं दिल्ली में ही रहा और दिल्ली से मेरी पढ़ाई भी सही। हुई। फिर उसके बाद आई नेवर डिसाइडेड कि आई वुड बिकम अ टीचर, ठीक। बट समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आई ट्राइड, क्योंकि मैं इंडिया में एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट वर्क कर रहा था। तो फ्रीलांस आर्टिस्ट से आप जब वर्क करते हैं तो वो खुद ही अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि आप कुछ सोच नहीं सकते ठीक। हो। बट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए और एक टीचिंग मेरे को हमेशा लगा था कि नहीं, मुझे ऑल्दो मैं ऑफलाइन या वैसे लोगों की मदद कर ही रहा था, पढ़ा ही रहा था। मैंने बहुत यूनिवर्सिटी के जो लोग एंट्रेंसेस के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो उनको मैं उनसे कुछ चार्ज नहीं करता था, बट मैं पढ़ाता था तो वो हमेशा मेरे एक साइड रहा था। देन फिर मैंने एक स्कूल में ट्राई किया। वो स्कूल था जिसमें से जहाँ से मैंने ही अपना 11th-12th किया था, एंड आई वांटेड टू गो देयर जस्ट बिकॉज कि क्योंकि मेरे पास वहाँ पर कोई आर्ट टीचर नहीं था, और आर्ट का जो हर्डल्स मेरे लिए रही थी, तो मैं चाहता था कि जो भी मैं सर्व कर पाऊँ अपने एंड से। सो इसीलिए फिर मैं उस स्कूल में गया। फिर भी रिसेंटली मैंने एक एनजीओ के साथ वर्क किया एज अ फाइन आर्ट टीचर। सो आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ, 6 to 8 मंथ, एंड देन फिर साइमल्टेनियसली मेरा ये पीजीसी का प्रोसेस चल रहा था। मैंने फरवरी 23 से मैंने स्टार्ट कर दिया था चलें, प्रोसेस। तो थैंक यू सो तो मच शिवम, आपने 25 मुझे अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो बताया। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि जो टीचर होता है ना उसके अंदर, जैसे शिवम ने बताया अभी कि हर बंदा जो है ना वो जो टीचर बनता है ना वो एक पैशन के तहत बनता है। मतलब उसको लोगों के अंदर बेहतरी लानी होती है। ये ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप सोचें कि आपने कोई ढेरों ढेर पैसा कमाना है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ढेरों ढेर, तो ये शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है। टीचिंग फील्ड एक ऐसी है, एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आपने कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा शिवम ये सुन के कि आप अपने उसी स्कूल में गए जहाँ पर आपने पढ़ा था और वहाँ पे आपके पास आर्ट टीचर नहीं था और आपने उस कमी को फील किया और आपने सोचा कि आप कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए उनको मदद करें और आप वहाँ पे एज यस। आर्ट टीचर जो है वो काम करें। सो रियली अप्रिशिएट दैट। और ऑब्वियसली लोगों का फायदा हुआ होगा, बच्चों का फायदा हुआ होगा। मुझे ये बताएं शिवम, जैसे आपने पीजीसी का बताया कि आपने सोचना शुरू किया, क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप पीजीसी करें और आपने कैसे ढूंढा पीजीसी के बारे में, या आपको कैसे पता चला कि ये कोर्स जो है वो ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत कम मटेरियल जो है वो अवेलेबल है इसके ऊपर, स्पेशली सब यस। कॉन्टिनेंट के लोगों को पता भी नहीं है इस कोर्स का, क्योंकि ये कोर्स जनरली यूके में होता है तो हमें तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो कैसे आपको पता चला उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सो ये जर्नी स्टार्ट मेरी लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई थी, जब मैं बेसिकली आपकी कोई भी सर्च तब स्टार्ट होती है जब आप स्टक फील कर रहे होते हो। सो चीज़ें तो आप कर रहे थे। अब मैं टीच तो मैं कर रहा था, फ्रीलांस में कर रहा था, बट मैं 100% फील नहीं कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि नहीं यार, अभी भी कुछ कमी है। अभी मेरे को या तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ जो जिस टाइप का मुझे सर्व करना है। तो खासकर आर्ट एंड डिज़ाइन को लेके जैसे मैं सोचता हूँ, जिस तरह का मुझे पढ़ाना है, ऑब्वियसली आप एक करिकुलम फॉलो कर रहे होते हो, आप सीबीएसई का एक चीज़ फॉलो कर रहे हो, बट एक जो एटमॉस्फेयर है जिसमें आप पढ़ाना चाहते हो या जिस तरह से आपको चीज़ें बिल्ड करनी है, रादर की सिर्फ मतलब फॉर मी डेकोरेशन इज़ नॉट आर्ट। सही। सो ये एक चीज़ चलती जा रही थी जिसको मैं फील कर रहा था कि यार जो मैंने पढ़ा है या फिर जो रियल में आर्ट का जो महत्व है, जो मतलब है, जो उसको चीज़ एक सर्व करनी है, वो आ नहीं रही है, वो बात ही क्रिएट नहीं हो रही है, जबकि हो जानी चाहिए। आईबी स्कूल्स में शायद है, आईबी स्कूल्स में फिर भी वो उन्होंने एक ऐसा करिकुलम बिल्ड कर रखा है जहाँ पे वो
क्रिटिकल थिंकिंग पे भी काम करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे भी काम करते हैं। तो अब मेरी ट्रेनिंग खुद नहीं हुई थी ऐसी, मैं जिन स्कूल से निकला हूँ वो स्कूल्स नहीं थे उस टाइप के, सीबीएसई के नॉर्मल स्कूल्स थे। तो और मेरे पास तो आर्ट टीचर भी नहीं सही। थे। तो मेरे पास हमेशा से ये रहता था कि मेरे को याद है जब मैं सेकंड क्लास में था, मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे को इसी फील्ड में जाना है, और जबकि मुझे कुछ नहीं पता था इस फील्ड है क्या, करना क्या है। बट बैक टू दिस, वही जब जब मुझे पता चला कि मैं अपने आप को ग्लोबली कैसे लेके जा सकता हूँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैं और मेरे को रहना इसी प्रोफेशन में है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई कर ली थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई नहीं करी और सिर्फ ये एक चीज़ ट्राई करी और फिर मैं इसी में सेटल डाउन हो गया, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, एज अ इलस्ट्रेटर, एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, टीचर, मैंने बहुत कुछ चीज़ें किया था। यूएक्स डिज़ाइनर ऐसा वर्क मैंने स्टार्ट किया था। फिर वो करते-करते मैंने कहा नहीं, ये मेरे नेचर के साथ अलाइन ही नहीं कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि मैं बैक टू हमेशा इसी के पास जा रहा हूँ, हमेशा वही टाइप की चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, फिर मैंने लिंक्डइन पे मैंने बहुत ऐसे लोगों को फॉलो करता था। तो फर्स्ट मेरे को पीजीसी का टर्म वहाँ पे पता चला था कि ओह! क्योंकि एक टीचर थे, मैंने उनको लिंक्डइन पे मैसेज भी किया था, बट उनका कोई इतना रिस्पॉन्स आया नहीं। बट उनकी जर्नी बहुत सुंदर थी। उन्होंने पीएचडी की हुई थी आर्ट एंड डिज़ाइन में फ्रॉम आईआईटी। सही। तो वो चीज़ मेरे को देख के लगा, और वो अभी चाइना में पढ़ा रहे हैं। तो उनका सिर्फ मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल देख के मुझे लगा कि ये है ना, मतलब जो मुझे करना है। सही। इस टाइप से मुझे अपनी एक जर्नी प्लान करनी है, और ये मैं चाहता हूँ, हमेशा से ऐसे मैं देखता हूँ। फिर क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं साइमल्टेनियसली ये तो मेरे माइंड में आ गया था, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लोर कर रहा था कि नहीं, मेरे को और देखना है, कि ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे इतना बड़ा फैसला ले लूँ और फिर वहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि नहीं यार, ये कर लिया होता, या फिर आप ये कर सकते थे। क्योंकि मैं तो अपने करियर के बहुत इनिशियल स्टेज में था। मास्टर्स मेरी 2022 में सही। एंड हुआ था। तो उसके राइट कंप्लीटिंग माई मास्टर्स, आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई स्कूल और वर्किंग एज एन आर्टिस्ट। मैं साथ साथ कर ही रहा था मास्टर्स के। फिर यूट्यूब एक ऐसा सोर्स था कि जहाँ पर मैंने सोचा कि यार एक बार ना देखता हूँ कि पीजीसी है क्या, वहाँ पर क्या है। सही। क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल, सच बताऊँ तो, बहुत एक अच्छा सर्च इंजन है यूट्यूब, स्पेशली मेरे लिए तो गूगल पे तो आपको बहुत ज़्यादा रेट करके चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन अगर किसी ने कंसाइज वे में सब कुछ समराइज करके आपको दे रखा होता है, सही। और बहुत मुश्किल से मिला, मतलब बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। मैंने बहुत सोचा था जब मैंने क्योंकि आइल्स से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब आपको पता लगता है कि क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले फुलफिल करनी है, जीसीएस से आपको फुलफिल करना है, आपके मार्क्स हैं, इंटरव्यू है आपका। मैंने कभी इतना लंबा इंटरव्यू नहीं दिया सही। था इससे पहले, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का इंटरव्यू, मुझे लग रहा था कि 1 डेढ़ घंटे में तो कोई इंसान मैं कितनी ही नॉलेज दे दूंगा, मतलब आई एम नॉट अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज। सही। कि मेरे पास कितनी सी नॉलेज है, मेरी सारी नॉलेज शायद मैं आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा जो मेरे पास है। कॉन्वर्जेशन में क्या निकल जाता है वो आप नहीं कर सकते, कि वो फिर वन थिंग लीड्स टू अनदर। बट मैं बहुत नर्वस था, फिर आई रीच आउट टू यू थ्रू यूट्यूब चैनल। आई डेंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर एट दैट टाइम। फिर आई रिक्वेस्ट यू कि सर प्लीज़, मतलब आई एम वेरी नर्वस एंड आई वांट टू टॉक टू यू, कि होता कैसे है, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। मेरे पास हर टाइप की तो रिसर्च खुद से करने का बहुत कम टाइम था, तो इसीलिए मेरे को तो जो बहुत बड़ी हेल्प मिली वो आपके यूट्यूब चैनल से मिली थी शुरू से ही। क्योंकि जो भी मेरे क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली मेरे को पढ़ के तो आ गया, बट जो इंसान पहले से वहाँ पर है, जो और खासकर जो नेटिव है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पाकिस्तान का और यहाँ का, मतलब ये है कि आपका एक चीज़ है, थोड़े थोड़े कंसर्न्स एक नई कंट्री में जाने के, एक एक इमोशनल अटैचमेंट जो रहती है हमारी जी। चीज़ें, तो भाई है, तो वो चीज़ें हम समझते हैं। तो और फिर आप बहुत प्लान करके जाना ही चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है। आप हर एक चीज़ से फाइनेंशियली भी आप लाइफ में एक नया एक डायरेक्शन दे रहे होते हो। तो ऐसा ईज़ी वो नहीं होना चाहिए था मुझे कि मैं वहाँ पहुँच के ये चीज़ कर रहा हूँ कि यार नहीं, हो जाए तो हो जाए, लेकिन मतलब आप तो अपनी रिसर्च पहले करके ही वैसे ही। जाओ। आप तो पहले खुद अपना मन एक बना लो कि बाद में नहीं सोचो। तो वो मेरे को फिर आपके हर एक यूट्यूब वीडियो से, हर एक चीज़ से, और फिर सबसे सुंदर बात मेरे को क्या लगती थी कि जैसे ऑब्वियसली आपने एक वीडियो देख लिया, भले ही उसका वो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था रिसर्च करने का। मैंने uk.government, और जबकि मेरे को यहाँ से काउंसलर भी मैंने सही। लिया था। तो यहाँ से मुझे फ्री काउंसलर मिले थे। मैं एक टीचिंग जी, डॉट कॉम वो करके है, एक वो है यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड वेबसाइट। करती है आपको फ्री काउंसलर, लेकिन क्योंकि वो बंदा लोकल होता है ना, तो वो यस, आपका ना नहीं समझ सकता कि आप इंडिया पाकिस्तान से हैं, तो सम टाइम वो आपकी क्यूरीज को समझ नहीं पाता कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका तो माइंडसेट यहाँ के हिसाब से है ना। एग्जैक्टली। जी।
हाँ, आप उसे बहुत लिमिटेड पूछ जी, सकते हो। इनिशियली बस हाँ, उन्होंने ये हेल्प कर दी थी कि मेरे को एक फ्रेमवर्क पता चल जी, गया था कि अच्छा ये है। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स थे बट वो आपको आपके प्रॉब्लम से रिलेट करके या आपके एकदम आपके पर्सनलाइज़्ड या क्वेश्चन्स हैं, उसको कैटर करने के लिए वो नहीं है और फिर भी वो काफ़ी जी, हेल्पफुल रहता है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली मेरे जर्नी के लिए तो यू वर द ओनली सोर्स जहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का एक साथ एक वीडियो के अंदर जवाब मिल जाता था। और दूसरी बात जिसमें नहीं भी मिलता था, मेरे को सबसे सुंदर बात लगती थी कि कमेंट करो और आपका रिप्लाई आता था, हमेशा आता था। और मेरा ही नहीं मतलब मैं हमेशा देखता था कि और मैं देख के ही किया था कि जब मैं स्क्रॉल डाउन करता था फिर आप ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑफ द क्वेरीज के आप आंसर अच्छे से करते थे। नहीं करते तो लिंक प्रोवाइड कर देते थे कि मैंने बात एक बार करी हुई है तो यू कैन वॉच दैट थिंग। सो ये चलिए, ऐसे स्टार्ट था सर। थैंक यू सो मच। मुझे तो बड़ी खुशी होती है सुन के कि जो मेरा कंटेंट है, ठीक है मेरे पास भी व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, और मेरा मेन मकसद ये भी नहीं है कि मैं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर से पहुंच जाऊं या मैं यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर दूं। मेरा मेन मकसद जो चैनल बनाने का था वो ये था कि टीचर्स की हेल्प करना। डॉक्टर्स या इंजीनियर्स किसी ना किसी तरीके से पहुंच हुँ, जाते हैं, उनकी इमिग्रेशन भी आसान होती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, लेकिन जो हुँ, हमारे वाला प्रोफेशन है, जो लोग टीचर्स हैं, उनके लिए बाहर निकलना, दूसरे मुल्कों में जॉब्स ढूंढना, अपने आप को सेटअप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो एक मैं बिल्कुल क्वाइट भी रह सकता था, मैंने कभी यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि किसी तरीके से टीचिंग कम्युनिटी को हेल्प आउट की जाए। और मेरा ख्याल है कि जो मेरे चैनल्स देखते हैं वो ज़्यादा टीचर्स ही हैं, जो बेसिकली वीडियोस भी आगे शेयर करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और जैसे आपकी एग्ज़ैक्टली, बात आपने बताया है कि एग्ज़ैक्टली। कमेंट्स करता हूँ, यस मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया अपना टाइम निकाल कर, तो मुझे उसको ज़रूर आंसर करना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनके साथ उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकूं। और मुझे याद है कि आपकी ईमेल आई थी मुझे और आप काफ़ी नर्वस थे। मेरी जो कन्वर्सेशन थी आपके साथ, वो जो आपने टाइम दिया था, हमारी बात हुई थी, उसने आपको इंटरव्यू में कितनी हेल्प की? कोई जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, और या नेक्स्ट जो आपका जो इंटरव्यू था वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो इंटरव्यू कैसा था, उन्होंने क्या क्या आपसे पूछा, क्या क्या चीज़ें आपको मुश्किल लगी इंटरव्यू में, वो कैसा गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं बहुत नर्वस एक जो टाइमलाइन था, जो एक ड्यूरेशन था उस इंटरव्यू का, तो मैं उससे उससे लेके बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि क्योंकि आपको एकदम से नहीं पता कि इंटरव्यू जाने जी, कैसे वाला है। इसका कोई ब्रीफ आपको नहीं मिलता है। आपको बस ये मेल आती है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं। अब जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है थोड़ा बहुत कि हाँ, सेफगार्डिंग से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। आपको ये पता करना है कि यूके में अभी करंट स्टेट क्या है, सही है। यहाँ का करिकुलम या यहाँ की चीज़ें हाउ इट वर्क्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये होता है कि आप भले ही आपने पढ़ लिया लेकिन आप जिस चीज़ को जीते हो तो वो आपके माइंड में रहता है। आपने एक चीज़ पढ़ ली, आपने वो अब आप शुरू से कनेक्टेड नहीं थे, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपको चीज़ें नहीं पता। अभी तो आप सिर्फ़ एक इंटरव्यू के लिए चीज़ें पढ़ बिल्कुल रहे हो। सही है। तो वो ग्रैस्प करना और सिर्फ़ इंटरव्यू में आपको अगर वो चीज़ बस बोलना है तो वो थोड़ा रहता है, लगता है कि नहीं होता। लेकिन जब मैं आपसे बात करने का मेरा मेन जो फ़ायदा था वो ये था कि जो मेरी नर्वसनेस थी, जो मेरी ये चीज़ थी कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ बड़ी हो रही थी, वो चीज़ कि नहीं हो होएगा ही क्या? क्योंकि 1 डेढ़ घंटा बहुत लंबा टाइम हो जाता है किसी एक इंटरव्यू सेशन के जी, लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो पूछेंगे आपसे, सेफगार्डिंग, आपसे हम्म, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने कोई ऐसे एजुकेशन बेस्ड डिग्री नहीं की थी। मेरी जो जितनी भी एजुकेशन हुई है वो फाइन आर्ट्स से रिलेटेड हुई है। तो कंटेंट तो फिर भी आपका सब्जेक्ट कंटेंट है क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा था और फिर मैं वैसे भी चीज़ें थोड़ा-सा पढ़ता रहता हूँ, तो हिस्ट्री मेरे को पसंद ही थी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो मैं उससे तो कनेक्ट था, उससे मेरे को इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था। उसका ये था कि चलो वो तो चीज़ें आपको जितना पता है अब आप उतना ही बताओगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो शायद अब वो लोग देखना चाहते हैं कि आप कितना अवेयर हो उनके लिए, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली, तो आप आपने कितनी रिसर्च अच्छे से की हुई है। तो उस चीज़ में जाके मुझे थोड़ा, और जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही कॉन्वर्जेशनल टाइप इंटरव्यू था। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा सही होगा है। इनिशियली तो, और वो बहुत आपको काम डाउन भी हम्म, करते हैं। मेरे को 3 से 4 लोग थे पैनल जी, में, और वो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर भी रहता सही, है उस जी, इंटरव्यू में। वो आपको ऑब्जर्व भी कर जी, रहे होते हैं कि अ, तो आपको कंटेंट कितना आता है कितना नहीं बहुत आता। अच्छा था क्योंकि जब हम्म,
जी, जी। और ज़रूरी नहीं होता, मेरे तो इंटरव्यू में ऐसा भी था, ज़रूरी नहीं है कि आपसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ़ वही इंसान हुँ, पूछ रहा है। कुछ-कुछ ऐसा है कि कोई भी पूछ लिया, मे बी सिर्फ़ ऑब्ज़र्व हुँ, कर रहे हों। लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत काम और बहुत कंफर्टेबल फ़ील करवा देते हैं। वो यही फ़ील करवा देते हैं, और फिर मेरा हमेशा से जस्ट ये भी रहा ही था कि क्योंकि भई मैं तो सीखने ही जा रहा हूँ, मैं तो अभी भी अपने आप को एज़ अ स्टूडेंट देखता ही हूँ। जी, क्योंकि मुझे अपने आप को थ्राइव करना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, लर्न करनी है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लर्न करनी है। तो भले ही मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन स्टिल मतलब मैं कहीं न कहीं अपने आप को खुद स्टूडेंट और खुद प्रैक्टिशनर देखता ही हूँ, मुझे चीज़ें बिल्ड करनी है। तो नर्वसनेस जो थी कि बस क्योंकि आपको ये रहता है, क्योंकि आपको जाना है, तो आपको क्रैक करना है। तो अब जब आपको अब एक गोल है, तो वो नर्वसनेस उधर से आ रही होती है कि अ, नहीं हुआ तो क्या होगा वाली सीन। सही। सही। लेकिन बहुत सुंदर था, मेरा इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही सुंदर था, और आपसे बात करके जो मेरी वो जो नर्वसनेस थी उस कि क्या-क्या होगा, तो वो मैं हो गया था कि नहीं, ठीक है, चलें, आपको प्रिपेयर तो होना ही सही, पड़ता है। मुझे काफ़ी खुशी है कि लेकिन इट वाज़ शायद रियली हाँ, हेल्पफुल। मतलब मेरी थोड़ा-सा टाइम देने से अगर आपकी नर्वसनेस चलेगी और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आप यहाँ पर पहुँच गए, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। मुझे ये बताएँ कि जब आपका इंटरव्यू हो गया, पहले तो ये बताएँ कि आपने कोर्स प्रोवाइडर कौन-कौन से सिलेक्ट किए थे ऑब्वियसली पीजीसी के लिए, और जो रिक्वायरमेंट्स थी जीसीएसई की, मैथ्स की या इंग्लिश की या आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट, वो आपने कब मीट की, किस तरह मीट की, उसके बारे में थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताइएगा। और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में भी कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी थी, थोड़ा-सा, ताकि रिक्वायरमेंट्स लोगों को पता चले कि किस तरीके से आपने वो चीज़ें मीट की। जी, बिल्कुल। तो इनिशियली जब ये जर्नी स्टार्ट होती है, जब आपको बाहर अप्लाई करना होता है, तो फर्स्ट तो सबसे पहले आपको ये होता है कि आपको एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल हुँ, करनी है। तो इट इज़ आइल्स और टॉफ़िल, और दूसरी हुँ। कोई वो है तो। सबसे पहले फिर मैंने आइल्स के लिए प्रिपेयर किया, ये आपने क्योंकि प्रिपरेशन जो थी आपको पीजीसी की एडमिशन इंटरव्यू से पहले तैयार करना शुरू कर दिया था आईएलटीएस, या आपने बाद में किया था? अच्छा, पहले पहले। मैंने पहले ही करना शुरू हुँ, कर दिया था, क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं ये था कि मुझे उस टाइम तक आके मुझे ये था कि मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है। मैंने कुछ-कुछ कंट्रीज़ भी शॉर्टलिस्ट करके रख रखी थी, और फिर उसमें से आते यूके एक मुझे लगा कि हर एक पहलू से सेफ ऑप्शन है और एक अच्छा ऑप्शन है, पढ़ने के हिसाब से भी, और जिस टाइप का एक्सपोज़र मेरे को चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया था, बट ऑस्ट्रेलिया में जाना एक तो बहुत कॉस्टली है, और प्लस बहुत मुश्किल भी है मुश्किल थोड़ा-सा, है, ऑस्ट्रेलिया में जाना आसान नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया का। रिसेंटली अब वहाँ पे वीज़ा भी रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। ईज़ी नहीं रहा वहाँ पर। जी, जी। हाँ, और फिर मेरे को उसका वेदर नहीं सूट करता था, बहुत गर्म है, और हुँ, मैं किसी ठंडी जगह जाना ज़्यादा पसंद करूँगा रादर कि हुँ, इतने हॉट टेम्परेचर में। तो ऐसे शॉर्टलिस्ट करते-करते मैंने सबसे पहले तो आईएलटीएस दे दिया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे को बाहर ही जाना है, उसके लिए आईएलटीएस था। तो फिर उसकी प्रिपरेशन जैसे आईएलटीएस के फिर आ गया था मेरा रिज़ल्ट। मैंने 3 महीने मैंने 2-3 महीने का गैप ले लिया था। मैंने अपना वो पिछला प्रोफ़ेशन छोड़ सही दिया है। था। मैंने सिर्फ़ फ्रीलांस कर रहा था, और ये था कि मुझे फ़ोकस रह के ही काम करना है। मैं जॉब रहते हुए ये सब चीज़ें साथ-साथ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ना उधर अपना बिल्कुल 100% दे ऐसा ही पाऊँगा, है, ना इधर दे बिल्कुल पाऊँगा। ऐसा ही है। तो क्यों ही दोनों तरफ बेईमानी करने से अच्छा कि आप ईमानदारी से एक चीज़ बिल्कुल कर सही। लो। तो फिर लंबे पीरियड तक मैंने कहीं जॉब नहीं किया, और मैं सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहा, इसी के लिए डिवोटेड रहा। फिर मेरे को धीरे-धीरे ये सारे टर्म्स बहुत नए थे, एसओपी, पर्सनल स्टेटमेंट के लिए, वो सब जाना, वो सब चीज़ें क्या थी। एंड देन फिर मैंने शॉर्टलिस्ट करने में बहुत टाइम लगा कि यूनिवर्सिटीज़ हाँ, कौन-कौन सी है, क्या-क्या फ़ायदे हैं। फिर कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो क्यूटीएस नहीं होता, देते थे, सिर्फ़ पीजीसी थी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है ये तो फिर मैंने बहुत कन्फर्मेशन भी रखी कि नहीं, क्यूटीएस है ना, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे मैंने कॉलेजेस की मैंने वेबसाइट पे जब देखा था, तो उन्होंने स्पेशली हाइलाइट नहीं कर रखा था कि हुँ, क्यूटीएस है, इन ब्रैकेट नहीं दे रखा था, लेकिन जब आप उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो इट वाज़ सही। मेंशन्ड देयर। बट उसके बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी से स्पेशली मेल करके ये कन्फर्म किया था कि आप क्यूटीएस देंगे, नहीं क्यूटीएस देंगे, हाँ। आप देते हैं कि नहीं। तो फिर मेरे को कन्फर्मेशन आती थी, तब फिर मैंने वो शॉर्टलिस्ट करके 5 यूनिवर्सिटीज़ रखी थी। अब हुआ क्या था, मैंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी भी उसमें से वन ऑफ देम थी, कैंटरबरी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी थी, लिवरपूल होप सही यूनिवर्सिटी है। थी। बट लिवरपूल ये था कि लिवरपूल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत ही फ्रेंडली सिटी है, और मेरे को यहाँ पर आने के बाद भी लग रहा है कि बहुत ही सुंदर है, सही है। मतलब अच्छा है। मैं शायद कहीं और जाता तो हुँ, मुझे तो बहुत पसंद आई है। फिर पर्सनल स्टेटमेंट में
तो आप अपना पूरा लिखते हो कि क्या-क्या रीज़न्स हैं, क्या-क्या आपकी जर्नी रही है, किस-किस चीज़ ने आपको इन्फ्लुएंस हुँ, किया, बाकी सारी चीज़ें और आपका पर्पस क्या है, हाउ डू यू सी दिस थिंग। तो वो सारी चीज़ों को मैंने मेंशन करते हुए अपनी जो मेरी आर्टिस्टिक प्रैक्टिस थी और जो मेरे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी पीछे टीचिंग में ही सही। रहा, तो वो सब मैंने उसमें मेंशन करके अपनी पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चीज़ें रहा। फिर क्योंकि मैं बहुत ट्रेडिशनल वे में ट्रेंड हूँ एज़ एन फाइन आर्टिस्ट। मैंने फाइन आर्ट पेंटिंग से किया है। But I didn't restrict myself only towards the traditional methods. I also, explored all the digital methods. मैंने एज illustrator और तो वो चीज़ें ने मेरे को बहुत हेल्प करी मेरे पर्सनल स्टेटमेंट में, क्योंकि मैंने कभी इसके लिए तो नहीं वो स्टार्ट किया था। मैंने तो हमेशा मुझे एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है, वो नया-नया मीडिया है, जी। तो अब मैं उसमें चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। बट उसने फिर मेरा पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करी और वो इंटरव्यू में भी बहुत काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है, ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग आर्ट एंड डिज़ाइन से हैं, जो एक क्रिएटिव बैकग्राउंड से है, तो आपको एक पोर्टफोलियो शो करना होता है, एक पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन का भी हुँ, एक होता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए शायद औरों का तो इंटरव्यू शायद 1 घंटे में भी हो जाए, तो और आधा घंटे का शायद वो पोर्टफोलियो राउंड होता है, जिसमें आपको पोर्टफोलियो अपना एक बार समझाना होता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है हुँ, कि किस टाइप की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और खासकर पीजीसी के लिए पोर्टफोलियो, जैसे क्रिएटिव फील्ड में क्या है, हर आर्टिस्ट के पास अपना पोर्टफोलियो होता है, जिसमें वो अपने वर्क शो करता है, अपनी आर्टिस्ट स्टेटमेंट रखता है, अपनी जी। फिलॉसफी एक वो लिख के रखता है कि किस तरह से वो चीज़ों को देखता है। लेकिन पीजीसी के लिए ऐसा था कि आपको थोड़ा टीचिंग ओरिएंटेड एक पोर्टफोलियो चाहिए, जिसमें सी एज बीइंग एन आर्टिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग अ टीचर इज अ जी। डिफरेंट थिंग। आपको कितना अच्छा बनाना आता है, लेकिन आप कितना पढ़ा अच्छा सकते हो, सिखा सिखा सकते हैं, दैट्स सकते अ हो टोटली डिफरेंट बेसिकली। थिंग। यस, ट्रू। तो ये चीज़ मेरे को, जब मेरा फर्स्ट जॉब था, ये मेरे को तभी समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे पास कोई टीचर नहीं रहा था। तो मैंने जब जो अपनी आर्ट करी है, तो वो मैंने खुद से ही, और विदाउट हैविंग दिस टेक्निकल टर्म्स जो अभी मेरे को पता है कि अच्छा ये टेक्निक्स होती हैं, एक पर्टिकुलर टर्म्स मेरे को तो कॉलेज जाके पता हुँ, चली थी। बट क्योंकि लाइफ है ना, मतलब आर्ट इज लाइफ ऑल्सो। आप जब उसको कर ही रहे हो, भले ही आपको टर्म्स नहीं पता, टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं पता है, उसका प्रोसेस नहीं पता है, इवेंचुअली भाई वो तो दी गई हैं बाद में, हुँ, उनको लेबलाइज़ किया गया है, लेकिन आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो भी आप वहीं तक ही रास्ता पहुँचेगा, वहीं पहुँचोगे सही। आप। तो मुझे ये पता था कि कोई अगर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, खुद से आप चीज़ें लर्न कर रहे हो, तो बच्चे की हर्डल्स क्या रहती हैं, वो किस थॉट प्रोसेस में है, वो किस तरह से, किस गेस्टॉल्ट से वो चीज़ों को देख रहा है, कहाँ-कहाँ वो फँस हुँ, रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा ओरिएंटेड हो कि वो आपकी टीचिंग स्किल्स को दिखा रहा हो, रादर कि ये दिखाना कि आपकी कितनी बेहतर स्किल्स हैं। ऑब्वियसली आपको दिखाना है कि आपकी क्या स्किल लेवल है, बट आप स्टूडेंट को कितना समझते हो, आप उसकी साइकोलॉजी को कितना समझते हुँ, हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है। हाँ। सही। और मुझे ये बताएँ कि जो जीसीएसई की इक्विवेलेंस की रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली होंगी मैथ्स और इंग्लिश की, उसमें कब आपको पता चला? आपने पहले दिया था या वो बाद में आपने कंप्लीट की रिक्वायरमेंट्स वो वाली? तो जब मैंने जीसीएसई का फर्स्ट, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिखा होता है कि ये जी, आपको फुलफिल करना है जीसीएसई के इंग्लिश एंड मैथ का, तो मैंने कुछ इक्विवेलेंसी टेस्ट के लिए अप्रोच करना शुरू किया था कि मेरे को रजिस्टर करना सही पड़ेगा है। शायद। लेकिन उससे पहले लकीली मैंने क्या किया, मैंने जो डीएफई की वेबसाइट है, उस पर जाके मैंने उनको मेल किया कि एक बार मैं पता करूं कि मेरी जो यहाँ की अ, है, मेरे जो रिजल्ट्स हैं, जो मेरे मार्कशीट्स हैं, वो इज़ इट एलिजिबल, मतलब वो हुँ, इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो फिर वो एक वर्बल चेक देते हैं और बहुत लेट रिप्लाई आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, कभी-कभी बहुत कन्फ्यूज़न भी हुँ, होता है। इनिशियली तो मेरे को वर्बल चेक के लिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था, क्योंकि एक तो उनके एक्सेंट की वजह से भी, और फिर नेटवर्क इश्यू भी इतना ज़्यादा कभी-कभी आ हुँ, जाता था, पर्टिकुलरली जहाँ पे मैं रह रहा था। तो मेरे को अब वो एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर हुँ, आपको कनेक्ट होने के लिए वो 1 दिन भी लग हुँ, जाता है कभी-कभी। क्योंकि वो मेल भेजते हैं और हुँ, फिर वही इंसान आपको वर्बल चेक दे रहा होता है। तो लकीली हमारे तो जो मेरी जो इंडिया की जो सीबीएसई का जितना भी था, वो इक्विवेलेंट था जीसीएसई के। सो अब मेरे को नहीं देना पड़ा कोई अलग से टेस्ट, ऑल्दो मैंने प्रिपेयर भी करना स्टार्ट कर दिया था जीसीएसई इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए भी मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि आपको कि मैं नहीं देना पड़ा मुझे जीसीएसई इंग्लिश का और मैथ का एग्ज़ाम? नहीं, इस मुझे नहीं देना पड़ा, ऑल्दो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर इसका दी थी। मतलब ये है कि जो इंडियन यूट्यूब पर थे क्वालिफ़िकेशन और है, इंडिया में क्या एक ही क्वालिफ़िकेशन है जो आप सीबीसी कह रहे हैं, या 2 डिफरेंट एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, या एक ही एग्ज़ाम बोर्ड है?
नहीं इंडिया में तो बहुत ही सारे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे को सिर्फ सीबीएसई का पता ये है। सीबीएसई स्टैंड्स लोग फॉर ये इग्नू से भी सेंट्रल करते बोर्ड हैं का वो, एग्जाम है, ये जो इंडिया की जो मेन सेंटर। सेंट्रल अच्छा, बोर्ड यानी कि अगर आपने या सेंट्रल। सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ है, आपने ईयर 12 का, बेसिकली 12 का एग्जाम होता है, राइट? तो यस, 10th एंड 11 दोनों सीबीएसई बोर्ड्स के अच्छा। होते हैं। तो और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, अलग-अलग हम्म। स्टेट के बोर्ड्स होते हैं। तो मुझे इतने ज़्यादा नॉलेज अलग-अलग स्टेट के बोर्ड्स की नहीं है कि उनका को लेकिन ये लेवल मेरे क्या लिए है एक नई इन्फॉर्मेशन है। उनके। इसका मतलब ये है कि लेकिन जो जैसे लोग इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ये सीबीसी है, राइट? सीबीएस कहते हैं, सीबीसी कहते हैं? सीबी सीबीएसई। सीबीएसई। तो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, मतलब जिन्होंने किया हुआ है, उसका मतलब है कि उनको जीसीएससी इंग्लिश और उनका जो मैथ का एग्जाम नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट है। सो दैट्स वेरी गुड साइन फॉर दोज यस, व्यूअर्स जो कि इंडिया से अप्लाई कर रहे यस, हैं। यानी कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ा, बेसिकली आपने यस, आईएलटीएस का एग्जाम दिया और आपने इंटरव्यू दिया और आपको बेसिकली एडमिशन मिल गया, राइट? हाँ, और कुछ बीच में वो लोग टेस्ट वगैरह भेजते हैं, सही है कुछ वो जी। होते हैं बस और मुझे छोटे-मोटे। ये बताएं कि ऑब्वियसली आपने वीजा अप्लाई किया होगा, आपको कैश लेटर मिला होगा, तो उन्होंने फीस कितनी मांगी थी आपकी आपसे, कि आप कैश लेटर इशू करने के लिए कितने परसेंट उन्होंने कहा था कि फी हमें दें? उसका क्या था, उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। सो सो रिक्वायरमेंट तो ये थी कि आपको 20% ऑफ द ठीक है। फी आपको पे करना होता है। तो आप पूरी भी कर सकते हो, बट ये है कि आप उसको 3 उसमें इंस्टॉलमेंट्स में भी दे मेरे ख्याल सकते से हैं। 50-50 भी कर सकते हो। वैसे हाँ, इंस्टॉलमेंट ही 20-20 करके भी दे सकते हो, 50-50 अगर भी आप कर शेयर सकते करना हो। चाहें तो फी बता सकते हैं कि अलग-अलग आपकी यूनिवर्सिटी की फी कितनी है, और मतलब कोई डिस्काउंट अगर आपको मिला। नो, मुझे कोई डिस्काउंट तो कुछ नहीं मिला। ऑल्दो क्योंकि इसमें ये है कि अगर मे बी परफॉर्मेंस वाइज़ एंड में अगर आपको कोई बर्सरी कुछ मिलेगी या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप आपके परफॉर्मेंस बेस कुछ मिल जाती है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट फ़ी इसकी 13,000 पाउंड सही थी, है, ठीक है। और जो कि मुझे लगता है कि बहुत सही थी। क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया था, और जबकि मैंने जब इससे पहले देखना शुरू किया था तब तो और थोड़ा कम था, लेकिन फिर मे बी इस साल से इन्होंने फी बढ़ाई इन्होंने है इंटरनेशनल हाइक स्टूडेंट्स कर के दिया लिए भी था। और लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी फी थोड़ी सी बढ़ाई है, लेकिन बट एनीवेज जनरली यस, यूके के लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप नहीं देते, इवन आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म करें तो। लेकिन ऑब्वियसली जो है वो आपको फी पे करनी पड़ती है, बट अगेन दिस इज अ लाइफ टाइम डिग्री। आप इसकी बेसिस पे दुनिया में कहीं भी जाकर पढ़ा सकते हैं। आपके लिए अगर यूके में थोड़ा सा एग्ज़ैक्टली, अच्छा पढ़ा इट्स लें तो टोटली फिर वर्थ आपके इट। लिए काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी जगह पे मूव करना। मुझे बताएं, वीजा प्रोसेस आपने कब स्टार्ट किया, यस। उसके लिए आपको कोई हर्डल फेस करना पड़ा? एग्जैक्टली टाइमलाइन क्या थी? वीजा जब कैश लेटर कब आया आपके पास, वीजा आने में कितना टाइम लगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सो जैसे ही मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी, फिर कैश में आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं, हर डॉक्यूमेंट से लेके जो भी वीज़ा प्रोसेस का होता है। तो क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट यहाँ पे 6 सितंबर से सही थी। है। तो और फिर क्योंकि आपको ये भी शो करना होता है कि आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं, वो बैंक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे को सब कुछ एक ही मंथ के अंदर सब चीज़ें एक तो समझनी थी, अ, कि कैसे-कैसे चीज़ें करनी है। तो वो करते-करते फिर वो मैंने बैंक स्टेटमेंट्स ली, पहले तो एक अकाउंट खुलवाया था एचएसबीसी में, जो इंटरनेशनल अकाउंट था, सही है। ताकि एक ईज़ी रहे मेरे लिए यहाँ पर भी। तो फिर उनसे फिर मैंने लेटर्स लिए कि मेरा मनी इतने टाइम पुराना है, 28 डेज़ ओल्ड आपको मनी वो शो करना होता है आपके बैंक अकाउंट में, जो कि अनमूवेबल होना सही चाहिए। है। फिर उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर उसके मेरे ख्याल से विदिन अ वीक, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कोर्स स्टार्ट होने ही वाला था और मैं बहुत एज पे चल रहा था हर एक चीज़ को लेके। मैंने तो हर एक चीज़ से को लेके मतलब मैंने कैश में भी सब कुछ डाल दिया था, लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों को अपडेट मेल के थ्रू भी करता रहता था कि ये एप्लीकेशन नंबर एंड आई हैव डन दिस मच एंड लेट मी नो कि व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस। तो वो मेरा विदिन अ मंथ सब कुछ हो गया था। मेरा एकदम एंड में मेरा कैश लेटर जब मेरे को मिला, फिर मैंने क्योंकि कैश के बाद ही जी, आप वीज़ा फाइल कर ऑब्वियसली सकते यस। हैं। फिर फिर अप्लाइड, फिर मेरे को क्योंकि टाइम नहीं था, मेरे को वीज़ा के अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो बहुत टाइम ले लेता है, 15-20 डेज़ के अंदर वो आता। बट क्योंकि मेरी 6 सितंबर से स्टार्ट होना था, तो मैं चाहता था कि मैं एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले सही आ है, जाऊँ, ताकि मैं सेटल हो यहाँ पे जाए। सेटल भी सही हो है। जाऊँ, चीज़ें हो जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं पाया। मैं 1-2 दिन पहले ही आया वीजा यहाँ आपने पर। अप्लाई कब किया था, लाइक वो डेट चीज़ें क्या थी जब आपने होती वीजा फाइल किया एग्जैक्ट? मैंने 28 को 28th ऑफ कर दिया था। अगस्त। हाँ,
नो नो या अगस्त 28 ऑफ अगस्त मैंने वीज़ा फाइल किया और उसके बाद फिर मेरे को विद इन 2 days मेरे को वीज़ा आ गया हम था। देख लें जो मेरे फिर व्यूवर्स जो हैं, अब देखें जैसे ही मैंने शिवम वीज़ा से जब मेरे कांटेक्ट हुआ, देखिए इन्होंने इन्होंने आना था, इन्होंने पूरी एफर्ट की और इन्होंने 28 अगस्त को वीज़ा फाइल किया और ये देखिए यहाँ पे पहुंच भी है। तो अगेन आपके अपने ऊपर है कि आप हिम्मत कितनी बांधते हैं और कितना ज़्यादा आप विश्वास रखते हैं, या बेसिकली ट्रस्ट और यकीन जिसे हम उर्दू में सच कहते में हैं वो रखते हैं। अगर आपको यकीन है और जो आप चीज़ कर रहे हैं आप उसके पीछे जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए रास्ता कोई ना कोई खुल जाता है। तो ये मतलब काफ़ी मुझे वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि आप 28 अगस्त को अपने वीज़ा अप्लाई किया और विद इन लाइक फ्यू डेज आपके पास वीज़ा भी आ गया और पहुंच भी गए यस, बेसिकली। So that's very good to know. यस। मुझे भी नहीं था और मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि बताने का कारण ये नहीं था कि मेरे को छुपाना चाहता था, बट ये था कि जब तक आपके हाथ में वीज़ा नहीं है, आप खुद ही श्योर नहीं हो, ऐसा ही आप है, किसी को क्या बिल्कुल बताओगे? ऐसा ही है, वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, व्हाट वुड यू कुछ भी डू? हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो और इतना स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए क्योंकि हर एक टाइम पे कभी क्योंकि कैश भी आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है हुँ। कि आपका कैश भी आने वाला है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग था क्योंकि मुझे ये था कि यार पता नहीं है अभी भी जीसीएसई का कुछ चीज़ नहीं उठ के आ हाँ, जाए कुछ भी या रिक्वायरमेंट ऐसा ना अभी आ जाए, ऐसा बिल्कुल कोई ऐसे ही है, कोई अनसीन चीज़ आ जाए और आप मतलब अच्छा भला आपने सारा प्रोसेस किया है और सितंबर 6 को अगर आप ना पहुँचे तो यूनिवर्सिटी तो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, आप डेट नहीं आ सकते पीजीसी के लिए। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपने जी, 6 को जी क्लासेस है बिल्कुल, तो मैं 6 2 को ही दिन पहले पहुँचना है, पहुँचा। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, राइट। सो तो बहुत ही ये जर्नी पूरी इतने ऐसे रोलर कोस्टर वाली थी कि आपको बीच में आके तो मैंने सोच रहा था कि यार अब भगवान के ऊपर है, अभी अब मैं इतना करके आया हूँ क्योंकि मैं जहाँ जॉब कर रहा था मैंने वो छोड़ दी। मैंने 1 मंथ पहले छोड़ दी क्योंकि मैं असाइनमेंट में वर्क कर रहा था। मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था एज़ अ फाइन आर्ट टीचर, बट मैं करते ही आ रहा था। जब मुझे लगा कि अब तो मुझे 1 मंथ पूरा का पूरा चाहिए या मुझे कुछ टाइम चाहिए, अब तो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। तब मैंने छोड़ा और फिर भी क्योंकि आपके हाथ में अभी कैश नहीं है, अभी आपके हाथ में वीज़ा नहीं है हुँ, और फिर क्योंकि आपको लेकिन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और जहाँ पर मैं था जब हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, मैं गुड़गाँव में था उस टाइम, वो दिल्ली से काफ़ी दूर है और मैं वहीं स्टे कर रहा था और मुझे ये भी चीज़ देखना था कि मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैं कभी भी लाइफ़ में अकेले नहीं रहा सही। क्योंकि दिल्ली में ही रहा, वहीं मेरी हुँ, स्कूलिंग हुई, वहीं मेरे कॉलेज हुआ। मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, कभी सही, खाना खुद नहीं बनाया। सही, तो सही, हर सही। चीज़ मुझे था कि और फिर मेरा मेंटल स्टेट इतना अच्छा नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा जो बैक ट्रॉमा चल रहे थे उसको जूझते हुए मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिज़िकल हेल्थ तक खराब हो रही थी और हो ही गई थी। मतलब हुँ। इट वाज़ अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम फॉर मी। लेकिन ये था कि मैं बेड से भी नहीं उठ पाता था उस टाइम, सच बताऊँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा चीज़ें चल हाँ, रही थी ऑब्वियसली बंदा माइंड जब में। माइंडली नॉट बंदा बिकॉज़ एक बंदा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए या बंदा इसलिए या तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आई कैन इमेजिन, आई कैन अंडरस्टैंड एज़ वेल। तो चले दैट वाज़ सो अ वेरी मुझे याद है भाई। ग्रेट जर्नी, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे ये तमाम चीज़ें सुन के और यस, मतलब जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि करना है नहीं करना, मतलब आपके सामने एग्जाम्पल है शिवम की भी कि मतलब अगर आप करना चाहें तो अगेन कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी एफर्ट पुट इन करना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते। अब यहाँ पहुंचे तो कैसा लगा, जो यूके बंदा एक ख्याल लेके आता है कि इंडिया से या पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल कि मैं एक सोच लेके आता है यूके के बारे में, आपके ऊपर यूके उस म्यार पे पूरा उतरा नहीं उतरा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा अभी तक? ऑब्वियसली आपको हफ्ता ही हुआ आए हुए, बट ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है सो फॉर, जी। अकोमोडेशन वगैरह और बाकी चीजें, ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा चल रहा है सब कुछ? नहीं, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। आई मीन फ्रॉम द वेरी डे वन, अभी जिस दिन से मैं लैंड ही हुआ हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। वो इसलिए नहीं रखी थी कि मुझे ये था कि मैं एक पर्पस के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच के आया था इन दैट सेंस, ताकि मैं अपने आप को बिल्ड कर पाऊँ, अपने आप को प्रिपेयर रख पाऊँ। क्योंकि अच्छा तो देखो हो जाएगा तो आप अच्छा जी लोगे। वर्स्ट के लिए मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर हो जाओ, अच्छा आएगा तो आप हमेशा स्वागत करने के लिए बैठे ही रहते हैं। तो मैं सोचा था कि शायद डिप्रेसिंग होगा, अच्छी नहीं लगेगी ये जगह, क्योंकि मैंने देखा था कि यूके में जो घर हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम्म। पता नहीं मुझे सही लगे ना लगे, वेदर कैसा होगा। हम्म। ऑल्दो मैंने रिसर्च किया था, सब कुछ ठीक था, बट मैं प्रिपेयर ये होके आया था कि कुछ भी अच्छा नहीं जाएगा, तू सिर्फ पढ़ने जा रहा है भाई और वो अपनी चीज़ें करनी है, अपने जो गोल्स हैं वो चीज़ें सामने रखनी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही सुंदर था। डे 1 से और अभी तक भी मेरे जो कॉलेज के मेरे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे। मतलब मैं तो कोई भी एक चीज़ नहीं बोल सकता कि मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो और मैं बोलूँ कि वर्थ नहीं है। टोटली वर्थ इट, इट्स मोर देन वर्थ इट। मैंने शायद जितना फाइनेंशियली भी मैंने अगर कितना भी लगाया हो, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हो, अगर आप डिवोटेड हो, अगर आप अपनी फील्ड से प्यार करते हो, अगर आपको अपनी फील्ड में मज़ा भी आ रहा है और आपको जेन्युइनली ये चीज़ सीखनी है,
हुँ। तो मुझे लग रहा है कि ये कंट्री वो कैटर कर रही है, वो ठीक से कैटर कर रही है, हर एक चीज़ में आपको आप एजुकेशन वाइज़ वो सपोर्ट कर रही है और 1 हफ्ता शायद बहुत कम टाइम होता है अब, लेकिन फिर भी इतना होता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हाँ, हैं। चीज़ें आपको आइडिया हो जाता है ना बट कि 1 एक वीक में फ्लेवर भी आपको आ जाता है, एक जो आपको चीज़ें समझ में आनी होती हैं, वो आ जाती येस, है पहले हफ्ते में कि क्या चीज़ ठीक है, क्या आपके लिए नहीं है। और मतलब यहाँ के एग्ज़ैक्टली। लोग मैंने देखे हैं, मुझे इंडिया का तो नहीं पता, जो मैं पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। हमारे यहाँ लेग पुलिंग ज़्यादा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, हम लोग वेलकमिंग नहीं है। मैं डिफरेंट जगहों पे ऑब्वियसली मेरी स्कूलिंग है ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मैंने देखा हमारे यहाँ ना एक कुछ लोग होते हैं, ऑब्वियसली हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जनरली जो सोसाइटी का रवैया है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है, वो लोगों को ना डीमोटिवेट करने पे, डिस्करेज करने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको कोशिश करते हैं मोटिवेट रखें, अच्छे तरीके से पोलाइट वे में सॉरी, थैंक यू, प्लीज, इस तरह के वर्ड वो यूज करते हैं और आपको इंसान समझ के बात येस, करते हैं येस, येस, सो बेसिकली। राइट। मतलब और हमारे यहाँ जो है ना वो हायरार्की बनी हुई है कि मैनेजमेंट में कौन है, नीचे कौन है, और फिर जो हमारे जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है वो कौन है। यहाँ पे वो चीजें नहीं है उस तरीके से। यहाँ पे सोसाइटी है ना वो एक ही लेवल हाँ, पे यहाँ चल पे रही होती है बेसिकली, और शायद आपको भी इस चीज का आइडिया होगा शिवम, यहाँ पे आने के बाद। येस, येस, बिल्कुल। वो ये चीज़ है क्योंकि इंडिया में एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियली वाइज़ और लोगों के थॉट प्रोसेस वाइज़ गैप बहुत ज़्यादा है। हम्म। वो मैं होप करता हूँ बहुत जल्दी भरे। वो भरेगा तब जब उनके पास शायद धीरे-धीरे एक्सपोज़र आएगा। अब लोग बहुत डेवलप हो रहे हैं। लोग अब मुझे लग रहा है कि जैसे सोशल मीडिया भी आया है, हम्म। लोगों के पास एक्सपोज़र बढ़ रहा है, तो चीज़ें मैं तो बहुत पॉज़िटिव हूँ। मुझे तो लग रहा है कि अब जैसे हम लोग हैं या मेरी जनरेशन हो गया, मेरे से भी जो थोड़ी-सी बड़ी जनरेशन है, वो लोग अब चीज़ें समझ रहे हैं और लकीली मेरे साथ तो ऐसा रहा था कि मुझे तो बहुत ही सपोर्टिव लोग मिले अपनी लाइफ़ में। मतलब अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं भी जाके ये रिग्रेट दिखाऊँ कि मुझे लोग ऐसे मिले जिन्होंने डिमोटिवेट किया, बल्कि मेरे को तो सच में थैंकफुली मैंने सुना है बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको लोग नहीं मिल पाते। बट मैं उस वे में बहुत लकी था कि मुझे हर पहलू पे बहुत ही सुंदर लोग मिले और बहुत ही सही। सपोर्ट करने वाले, बहुत एनकरेज करने वाले, इवन मेरे फादर, मेरे फ्रेंड्स। तो उनकी वजह से ही हूँ शायद मैं यहाँ पर, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें चल रही थी पर्सनल लाइफ में, वैसे मैं बहुत चीज़ें शेयर नहीं करता, मतलब अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को भी, लेकिन जो बहुत ही क्लोज हैं शायद तब जाके मैं करता हूँ। लेकिन उन लोगों की वजह से हूँ मैं तो यहाँ पर, तो और उनके सपोर्ट की वजह से ही मे बी ये चीज़ें हो भी पाई, क्योंकि जैसे चीज़ें चल रही थी वो मैं नहीं सोचता था कि मैं डिसाइड भी कर पाऊँगा और ये फैसला ले पाऊँगा ऐसे। चलिए शिवम, बहुत अच्छा लगा। और वीडियो काफ़ी, मैंने सोचा था 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन काफ़ी लंबी हमारी वीडियो और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। कोई क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आपको कोई मैसेज है, कोई मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी शेयर कर सकते हैं आप। आई हैव ओनली वन मैसेज, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, मेरे को और सब्जेक्ट्स के नहीं पता कि आप अगर इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं, आप अगर बीटेक के लिए आ रहे हैं, व्हाटएवर किसी और फील्ड के लिए आ रहे हैं मे बी, और या अगर मैं सिर्फ मास्टर्स इन फाइन आर्ट के लिए आ रहा होता, पीजीसी के लिए नहीं आ रहा होता, तो प्रोसेस ज़्यादा मेरे को लगता है ईजी है, क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो देते हो, अपनी चीज़ें करते हो, एसओपी और वे सब तो सेम ही रहता है जनरली। लेकिन इसमें क्योंकि इंटरव्यू वाला पार्ट और फिर इतनी सारी रिक्विजिट चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करनी ही करनी है, अगर जो इंडिया से नहीं है या जो बाहर से हैं उनके लिए जीसीएससी अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो वो भी एक बर्डन ही हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली आपको आपके पास वैसे ही इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज भी शार्पन करनी ही है। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ सोच के आया था, क्योंकि हमारा अब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फ़र्क तो है ही ना। जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको इस लेवल के लिए प्रिपेयर होना ही है, तो मैंने उस चीज़ के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बस मेरा यही है कि लंबी जर्नी है, थोड़ा-सा ऐसा है कि बहुत डिमोटिवेट कर देती है। मेरे को खुद अब याद है कि मेरा एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे सब कुछ चीज़ें इतनी डल हो गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं आ रहा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो इतना लंबा पीरियड है जिसमें मैं सिर्फ ऐसे हूँ, वेट ही कर रहा हूँ, और उसमें आपको लगता है कि सब कुछ थम सा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोसेस में लगे रहना बहुत ज़रूरी है, यस। और ट्रू। करते ही रहो बस, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर करना है तो फिर करना ही है, वाली बिल्कुल बात है। ऐसे ही है। चलिए जी, थैंक यू सो मच शिवम। ये सफ़र आपका अल्लाह करे कि मेरी दुआ है कि ये अच्छा रहे, आपका पूरा साल जो है वो आपका सफ़र अच्छे से चले, और ऑब्वियसली पीजीसी आपका कंप्लीट हो, और फिर ऑब्वियसली मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो ये है कि ऑब्वियसली पीजीसी जर्नी तो आप अब करेंगे साथ साथ ही, लेकिन अब आप जॉब्स के लिए भी सर्च करना शुरू कर दें। और मेरी एडवाइस ये होगी कि आप
जनवरी फरवरी में जॉब्स जो हैं वो ढूंढना शुरू करते हैं। उसमें ऑब्वियसली मैंने वीडियोस भी बनाई हैं उसके ऊपर कि किस तरीके से जॉब आप ढूंढ सकते हैं। जो समटाइम ऐसा होता है, जो प्लेसमेंट स्कूल होता है ना, उसको भी ज़रूरत होती है टीचर की। समटाइम उनसे भी पूछें, और उनसे 2 चीज़ें आपने पूछनी है। तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड भी सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि आपको वीज़ा देंगे या नहीं। तो समटाइम स्कूल में जॉब भी होती है, वो आपको क्या भी देते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि हमें वीज़ा चाहिए या हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए वो अप्लाई हुँ, करने के लिए। हुँ, और ओके, एजेंसीज़ के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि एजेंसीज़ जो हैं समटाइम्स वो उनके पास परमानेंट जॉब्स होती हैं और वो उनके लिंक होते हैं। तो आप उनको क्लियरली बताएं कि आपको स्किल जॉब चाहिए और आपको ऐसा स्कूल चाहिए जो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो दे सके। बाकी जो पीजीसी से रिलेटेड चीज़ें वो तो ऑब्वियसली आप करते रहेंगे साथ साथ। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब आप यहाँ पहुँच गए हैं तो पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वीज़ा पे आप जाएंगे अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा के बाद, तो पैसे भी आपके लगेंगे। आपको दोबारा जब स्किल वीज़ा पे जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको पैसे लगाना पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली आई थिंक कि आप डायरेक्टली स्टूडेंट वीज़ा से स्किल वीज़ा पे मूव कर सकते हैं। सो आई होप कि ये मेरे व्यूवर्स को काफ़ी शिवम की जो उन्होंने बातें बताई हैं सुन के काफ़ी ज़्यादा शायद मोटिवेशन मिली हो कि किस तरीके से आप अपना जर्नी जो है वो लेकर चल सकते हैं पीजीसी का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।